हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी को हम ले जाएंगे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक हम जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो ग्लोबल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हैं। जैसे टॉपिक है आज का क्लाइमेट चेंज अ सिक्योरिटी इशू, कैसे इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। जीएस मेंस के लिए ये टॉपिक होगा, मेंस इन 300। अपार्ट फ्रॉम दैट एसए में 150। कैसे मेरे जो मार्क्स हैं अप्रॉक्स 140 150 तीनों अटैम्प्ट में थे, तो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम एसए लिखा करते हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर में तो अगर हम देखें कोई ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बिकॉज जो इसकी डायमेंशन है काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप की है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा नहीं। चाहे ये तो आइलैंड टेरिटरी है, सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हो। कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ये क्वेश्चन आ जाए, कॉम्बैट पायरेसी इन इंडियन ओशन, तो ये सब आप लिख तो सकते ही हो, लेकिन एज सच आप ये नहीं कहोगे कि लगातार इसी से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम देखते हैं, लेक्चर्स पर आते हैं सीधे। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, जो ग्लोबल डायमेंशंस हैं उसमें एक वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, जो 4 ग्लोबल कॉमन्स हैं। 4 ग्लोबल कॉमन्स आप जानते हो क्या क्या है। एक होता है आपका आउटर स्पेस, एक होता है क्लाइमेट चेंज, एक है अंटार्कटिका, एक है हाई सी। हाई सी आप जानते हो ना, जो टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री, सपोज ये इंडिया है तो इसका 12 नॉटिकल माइल, देन 24, देन 200। ये कमेंट में करके बताओ कि ये क्या कह दिया मैंने, ठीक है। इसके बियॉन्ड जो सी है उसे हाई सी कहते हैं। तो इन 4 जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। पहला आज देखते हैं क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू। ये लेक्चर आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप किसी रिपोर्ट का नाम लिख देते हो देन इट इज़ फाइन, या फिर किसी कोटेशन का नाम लिख देते हो तो इट इज़ ऑल्सो फाइन। इंट्रोडक्शन लिखते हुए आप ये याद रखना कि जो कोटेशन और इस तरह की लाइंस होती हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। कुछ लाइंस सिमिलर लाइन, जैसे ये वाली लाइन आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, इवैल्यूएशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी विजडम है कि आप क्या कहना कहाँ चाहते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखना क्वेश्चन को किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, उस तरह से आप उसको ये जो कोटेशन है या ऐसी कुछ लाइंस हैं उनको इंट्रो और कंक्लूजन में यूज़ करो। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, यूएन की एक रिपोर्ट ने कहा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, अब ये ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी हो चुका है। अब जब ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है तो ऑब्वियसली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हो ही जाएगा। तो तभी हम इसे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ रहे हैं। जब भी वो आइलैंड टेरिटरी से रिलेटेड इश्यूज़ आएँ या फिर GS1 में भी आ जाएँ तब भी आप इसको लिख सकते हो। UNSC की एक मीटिंग हुई थी 2007 में, तो वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा था, दिस विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम पीपल हैव फॉट ओवर लैंड। इन्होंने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब लोग ज़मीन को लेकर, वाटर को लेकर, रिसोर्सेज के ऊपर लड़े हों। ये होगा, लड़ेंगे लोग, ठीक है, लेकिन इस टाइम ये एक बड़े स्केल पर होगा, ठीक है। और जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट है ना उनको बौना छोटा साबित कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना। आप देख ही रहे हो कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं या जिस तरह की क्लाइमेट चेंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ी है। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो पहले सपोज ये अगर ये टाइम है, अगर आप इंटेंसिटी देखो, सपोज पहले इस इंटेंसिटी के आते थे तो अब इस इंटेंसिटी के आ रहे हैं लगभग, ठीक है। तो इंटेंसिटी ये हुई। फ्रीक्वेंसी मतलब पहले सपोज इतनी दिन में आता था, एक आया फिर दूसरा आया, ये टाइम है। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी हो गई है, ठीक है, उतने दिन में 4-5 आ गए। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ रही है। तो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कहीं ना कहीं छोटे होते जा रहे हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए। तो न्यूज़ में ये क्यों रहा टॉपिक, देखो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, क्यों हमारा जो टारगेट है, दिस टारगेट इज़ अबाउट कि हम 400 प्लस लेके आएंगे। 120 प्लस इंटू 4 तोड़ दो इसको आराम से। किसी एक पेपर को आप टारगेट कर लो कि 120 लाने हैं, और 110 इंटू 4 बहुत इजीली आप ला सकते हो। अगर 450 देखोगे या ऑप्शनल में 300 प्लस या ऐसे में 150, तो एकदम से तो मतलब डर जाओगे कि कैसे आएंगे। लेकिन छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे गोल्स करो। तो हम यहाँ पर ये टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक में इंट्रो, वाई न्यूज़ रिलेटेड इन्फो, क्लाइमेट चेंज क्यों है सिक्योरिटी इशू, क्यों ये रिक्वायर्ड है, क्यों इंडिया अपोज कर रहा है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या कंक्लूजन है, इस तरह की कुछ डायमेंशंस हो सकती हैं। तो इन्हीं पर आपको बात करनी होती है। इंडिया क्यों अपोज कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, एक वार्मिंग वॉर की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे कोल्ड वॉर था,
ठीक है। इसी तरह वार्मिंग वॉर मतलब कि अब कुछ होने वाला है, क्लाइमेट चेंज एक ड्राइवर होने वाला है कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का, तो इसको एक मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं वार्मिंग वॉर को, ठीक है। तो इस वजह से अब यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके कंधे पर दुनिया भर की सिक्योरिटी का जिम्मा है, उसके कंधे पर ये जिम्मेदारी आ गई कि कुछ इंटरवेंशन करे। जिम्मेदारी यूएनएससी को कौन देता है? आर्टिकल 39 ऑफ यूएन चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 और ये जो यूएनएससी का आर्टिकल 39 है, ये डिफरेंट है। यूएन का जो यूएन चार्टर जो कहलाता है, आप उसको एक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो इंडिया ने फिर अपोज कर दिया कि ऐसा नहीं है, यूएनएससी एक इसको ग्लोबल सिक्योरिटी इशू नहीं डिक्लेयर करेगा। तो हम पहले ये डिबेट करेंगे कि क्यों यूएनएससी इंटरवेंशन होना चाहिए, क्यों इंडिया अपोज कर रहा है। आर्टिकल 39 पहले समझते हैं यूएन चार्टर का क्या है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये डिटरमाइन करेगी कि कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक। इसके बाद ये डिसाइड ये करेगी कि कौन से मेजर्स लिए जाएं जो कि मेंटेन करें और रीस्टोर करें, क्या करें, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये इतना बड़ा आर्टिकल आपको रटने की नीड नहीं होती है, जस्ट मैंने आर्टिकल जो यूएन चार्टर का कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको बस दो चीज़ याद रखनी है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइन करेगी कि थ्रेट है कि नहीं, किस बेस पर हो सकता है, पीस हो सकता है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, एक्ट ऑफ एग्रेशन, किसी ने किसी पर हमला कर दिया, और इसके बाद ये डिसाइड करेगी कि कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। तो उन मेजर में कई सैंक्शंस आते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्यों इसका जो इंटरवेंशन है वो रिक्वायर्ड है। तो पहले ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशन पढ़ानी पड़ गई। देखो, इट थ्रेटन्स द ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन क्या होते हैं? जिन पर ह्यूमन राइट्स जो हैं पूरे ग्लोबली सबका हक है। 4 है जैसे कि मैंने बताया, उन पर सबका इक्वल हक है। 2000 बियॉन्ड नेशनल लॉज, पर्सनल आपकी प्रॉपर्टी, इन सब के बियॉन्ड हैं, ठीक है। तो ग्लोबल कॉमन क्लाइमेट चेंज में एक ग्लोबल कॉमन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लाइमेट चेंज है। इसके बाद अर्थ के कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उसमें कई चीज़ें आती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, फूड, वाटर, ये सब की जो सप्लाई है वो तो रिड्यूस हो रही है। बट अब अपोजिट साइड देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अर्थ के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर में हैं, और क्लाइमेट चेंज उनको फर्दर एग्रेवेट करता है और ज़्यादा इंटेंसीफाई करता है। फिर यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, ये अराउंड 2011 में रिपोर्ट आई थी। तो इन्होंने 19 हॉट स्पॉट ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहां क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मोस्ट सीवियर। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, ये पॉलिटिकली भी है, वहाँ पर सिविल वॉर भी हुए थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए, ठीक है, सारे इश्यूज़ हुए। तो ये यूएन की रिपोर्ट क्या थी, नाम याद रखना है तो रख लो, लाइवलीहुड सिक्योरिटी। उसकी जो टाइटल ये था, थीम ये थी, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सहेल। आप देखो, क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन से रिलेट करके इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बताया था। तो यूएन की ये रिपोर्ट सीधे सीधे कहते हैं क्लाइमेट चेंज ने अराउंड 19 हॉट स्पॉट पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं। तो ये आप जस्टिफाई कर रहे हो कि क्लाइमेट चेंज एक सिक्योरिटी इशू कैसे है। देन यूएन की ही एक रिपोर्ट आई थी, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स पॉसिबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस, उस पर भी काफ़ी सारी बातें की थी। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको रटने की नीड नहीं है, दोनों में से कोई एक रट लो। देन इसके बाद होता क्या है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो अंडर कंपटीशन आ जाएंगे। जैसे गॉस प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन आपने उसमें पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। जो आपके बायोम में अगर आपने देखा, या इनफैक्ट कोई हैबिटेट है, तो वहाँ पर 2 कम्युनिटी सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक को ही कुछ मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि डार्विन से रिलेटेड है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो नहीं कॉम्पीट कर पाएगा वो मर जाएगा। तो जो लोकल रिसोर्स कंपटीशन है, क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है इन पर, और इस कंपटीशन की वजह से इनस्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, और उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। फिर इसके बाद जो कुछ इश्यूज़ हैं वो है लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे लोगों की जो सिक्योरिटी है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, वो इम्पैक्ट हो रही है जो कि आपके प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। प्राइमरी एक्टिविटी में मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं फार्मर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। जैसे फार्मर में, या फिर आप जब एग्री की बात करते हो तो एग्री में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो खेती, एग्री साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्री इज़ ऑल्सो साइंस ऑफ, जैसे जो पिसी कल्चर होती है, फिश वगैरह होती हैं, ठीक है, बी कल्चर होती है, बी कीपिंग, ये सारी चीज़ें एग्री का पार्ट है। तो
आप कैसे मधुमक्खी पालन कर लोगे, कैसे आप ये फिश पकड़ लोगे, क्या करोगे। तो लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है फार्मर्स की, और जो लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वजह से ये लोग इलीगल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ एक्टिविटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये भी यूएन की रिपोर्ट कहती है। देन इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है कि 2050 तक क्या होगा माइग्रेशन, अराउंड 140 मिलियन पीपल, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, ठीक है। इतने लोग अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से ये पैदा हुए थे, साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में माइग्रेट करने को मजबूर हो जाएंगे। तो GS1 में या ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 जहाँ माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी आते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें आप कोट कर सकते हो। इसके बाद आप देखो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं और डिजास्टर्स हैं, इन्होंने वल्नरेबिलिटी इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दी। ये चीज़ हम ऑलरेडी काफ़ी सारे रिपोर्ट से देख चुके हैं। तो अब आप देखो, जैसे हमने ये बातें की ऊपर कि यहाँ पर किसी रिपोर्ट ने ये कहा, किसी रिपोर्ट ने ये कहा, या यहाँ पर इस रिपोर्ट ने ये कह दिया, ये ज़्यादा बेटर लगता है कि आप नॉर्मल एक टर्म में बात कर देते हो कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी बढ़ी। ऑब्वियसली जिसने किसी रिपोर्ट को कोट करके कुछ कहा होगा, उसको आधा नंबर तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। फिर IPCC की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि जो वोलेटाइल फूड प्राइस है, क्लाइमेट चेंज है, सपोज़ आज की डेट में आपके यहाँ ऑनियन पैदा होती है, ऑनियन के लिए जो क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, तो फिर ऑनियन के प्राइस शूट हो जाएंगे, कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। राइस है, बारिश ही नहीं हुई तो राइस कैसे ग्रो कर लोगे। वीट वाले एरिया में एक्सट्रीम बारिश हो गई तो आप कैसे राइस ग्रो कर लोगे। IPCC की एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से पाकिस्तान में वीट का कल्टीवेशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। तो वोलेटाइल फूड प्राइस क्यों होते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको जो एग्री इनपुट हैं वो आपके थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो एक तो फार्मर वैसे ही पुअर है, अब जब फूड प्राइस वोलेटाइल होंगे तो फिर मार्केट में भी इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठेंगे और फिर अल्टीमेटली सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर आएंगे, ठीक है। सिविल वॉर वो होता है जहाँ पर किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, लोग आपस में मोस्टली अगेंस्ट दी गवर्नमेंट खड़े होते हैं, उसको हम सिविल कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर कहते हैं। इसको मेन हम पढ़ेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर पेपर 1 के जो इस तरह के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद जो और इश्यूज़ आते हैं, ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट, इसका जो सिक्योरिटी इशू आपने देखा होगा इंडिया में, बेंगलोर, कन्नड़ा पीपल माने जाते हैं कि वो बेचारे चुपचाप शांत रहने वाले हैं। बेंगलोर में कुछ मद्रासी लोगों को मार दिया था, एज फार एज आई एम करेक्ट, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, अल्टीमेटली आप एग्जाम में लिखो, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि कावेरी का वाटर कर्नाटका रिलीज़ नहीं कर रहा था। यहाँ पर तमिलनाडु में कावेरी एक ऐसी रिवर है, आप देखो यहाँ पर जो अपर कोर्स है ये कर्नाटका है और यहाँ से आपका तमिलनाडु स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक ऐसी रिवर है जो गर्मियों में इस एरिया में वाटर आता है इसका, ठीक है, लेकिन गर्मियों में क्या है, सूख जाएगी, ठीक है। सर्दियों में एनीवेज विंटर रेनफॉल की वजह से यहाँ पानी रहता है, ठीक। तो गर्मियों में क्या होता है, कर्नाटका मना कर देता है कई बार कि हम आपको पानी नहीं देंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स की वजह से जब इंडिया में आपको ये इश्यूज़ हो रहे हैं वाटर मैनेजमेंट, तो फिर आपको कई और जगह दिखे, कहीं फ्लड आ रहे हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा, चाइना सडनली वाटर रिलीज़ कर देता है। अभी सोचो असम में फ्लड आ रहा है और चाइना ने ब्रह्मपुत्रा में वाटर की सप्लाई और इंक्रीज़ कर दी, तो क्या होगा। तो जो वाटर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं ये फ्रिक्वेंट सोर्स ऑफ टेंशन है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड। आप चाहे अफ्रीका में देखो, नाइल रिवर पे, अमेजन में देखो, ठीक है, मैक्सिको में देखो, कहीं भी देख सकते हो, ठीक। एक रिपोर्ट आई थी हिंदू कुश हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने क्या कहा था, जो करंट एमिशन लेवल है अगर उसी हिसाब से एमिशन होता रहा तो दुनिया के जो 2/3 ग्लेशियर हैं उस रीजन में लगभग इस सेंचुरी के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वाटर ख़त्म हो जाएगा। वाटर जैसे आप देखो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल क्यों हैं, उनमें हमेशा वाटर क्यों रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्लेशियर से वाटर सप्लाई लेती हैं, चाहे वो इंडस हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे वो गंगेटिक रिवर सिस्टम। फिर इसके बाद जो कुछ और इश्यूज़ हैं, ये अगर आप अभी न्यू हो प्रिपरेशन में तो आपको ये इशू समझने चाहिए। सी लेवल राइज हो रहा है, इसकी वजह से कोस्टल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो इसकी वजह से जो छोटे कंट्रीज़ हैं ना, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जैसे पपुआ न्यू गिनी हुआ, ये इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स हुआ, इन सब के ना सबमर्ज होने के खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनकी जो लो लाइंग एरिया है ना, उनके सबमर्ज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सबमर्ज हों उससे पहले ही वहाँ पर थ्रेट्स आ जाते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू मैरीटाइम बाउंड्री हो सकते हैं, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। पहले आप ये देखो कि जो
आइलैंड स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वो जो डेंजर फेस कर रहे हैं, ये किसी ने लाइन कही थी, आप वो लिख सकते हो, अदरवाइज आप सीधे सीधे लिख सकते हो, दोज आर नो लेस सीरियस देन दोज फेस्ड बाई नेशंस एंड पीपल थ्रेटन्ड बाई गन्स एंड बॉम्ब्स। ये बात भी कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में कही गई थी, तो अब इतने ज़्यादा लोग मत बताओ कि इतने ज़्यादा लोग आप साइट करोगे। इन्होंने ये कहा है कि जो ये छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए क्लाइमेट चेंज उतना ही बड़ा कंसर्न है जितना कि आप उनको बॉम्ब से उड़ा दो। ठीक, मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएंगे? मैरीटाइम बाउंड्री वही है जो 200 नॉटिकल माइल वाला कॉन्सेप्ट है। सपोज ये एरिया ही सबमर्ज हो गया, एक आइलैंड एरिया सबमर्ज हो गया, तो फिर आइलैंड की एक खास बात क्या होती है? सपोज इसकी 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो 200 नॉटिकल माइल, वो भी डायामीटर, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज़ 200 रेडियस है, तो डायमीटर इज़ अराउंड 400। तो इस एरिया तक इसकी प्रॉपर्टी, सपोज ये आइलैंड ही सबमर्ज हो गया तो ये फिर सडनली एरिया ग्लोबल कॉमन्स में आ जाएगा। इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर, हाई सीज को लेकर, तो अभी ये इश्यूज़ भी रिजॉल्व करने बाकी होंगे। IPCC की जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, अभी 6th आ चुकी है। 5th असेसमेंट रिपोर्ट ने कहा था 50 to 100 अप्रोक्सीमेशन ऐसे किया जाता है, इस सेंचुरी के एंड तक लगभग 1 मीटर तक आपका सी लेवल राइज हो सकता है। ठीक है, और ये मेजर सी लेवल राइज है। सपोज अगर 50 सेंटीमीटर राइज हो गया ना तो वेस्ट बंगाल आधा सबमर्ज हो जाएगा, कोलकाता ऑलरेडी लगभग सी लेवल के पास है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और गवर्नेंस फेलियर्स भी होंगे, क्योंकि सरकारों के लिए कि ये नया इशू है, पता है नहीं कि कैसे इसको मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस फेलियर्स हैं फ्रेगाइल रीजन्स में वो इंक्रीज़ होंगे और एक अनइंटेंडेड नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। इसकी वजह से क्लाइमेटिक एडेप्टेशन और मिटिगेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर नहीं पा रही हैं। इससे क्या होगा? इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, अल्टीमेटली उसकी वजह से होगा सिविल वॉर। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो आप क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि जो न्यूज़ में जो इशू था वो क्या था। यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन क्यों मांगा था? यूनाइटेड नेशन अगर डिक्लेयर कर देता है कि क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल थ्रेट है तो फिर वो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री सैंक्शंस इवोक कर सकता है। ठीक है, इन्वोक कर सकता है। ठीक, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी ला सकता है, जैसे 1998 में पोखरण कर दिया था इंडिया ने, तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर ली थी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि कौन सी वो कंट्री थी जिसने वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए थे। ऑप्शन है फ्रांस, सबसे पहले हटाए थे। ऑप्शन है फ्रांस, USA, जर्मनी और ब्राज़ील। इनमें से कौन सी 4 कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक सैंक्शंस 1998 के जो पोखरण था उसके बाद इंडिया के ऊपर हटाए थे? अगर UNSC इसको डिक्लेयर कर देता है क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल थ्रेट है तो एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी आएगी जो क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस हैं उनके लिए कि भाई इन पे फटाफट एक्शन लो। जैसे पेरिस 2015 जो क्लाइमेट चेंज समिट हुई थी उसको आप पेरिस ऑब्लिगेशंस भी लिख सकते हो। उसमें मेन जो पॉइंट था कि टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करो बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इसके अलावा UN के साथ एक खास बात क्या है, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड तो वहाँ पर UN ह्यूमैनिटेरियन मिशन और पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय करती है और इंडिया का एक बड़ा रोल होता है इन पीस कीपिंग फोर्सेस में। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी में। अब इंडिया सडनली अपोज क्यों करने लगा जब इंडिया UNSC की पीस कीपिंग फोर्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो इंडिया ने पहले तो सीधे सीधे ये कहा कि भैया आपका जो नेचर है वो एक्सक्लूसिव किसी और के लिए है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आपका है ही नहीं, आपके ज्यूरिस्डिक्शन में आता नहीं, इसके लिए UNFCCC कुछ कर ली। UN की ही तो एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये इनको करना चाहिए था। UNSC क्यों करे इस बारे में कुछ काम? होगा क्या कि UNSC का जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो एक्सपेंड हो जाएगा और UNSC अभी फ़िलहाल जो इसका ओरिजिनल मैंडेट है उसी को नहीं रोक पाई। आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ अलग लड़ रही हैं, वेस्ट एशिया अलग लड़ा जा रहा है, तो UN तो कई जगह फेल हो गया ना। वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी है वर्ल्ड वाइड वॉर्स चल ही रहे हैं। 1945 के बाद आप देखो वॉर्स लगातार चल रहे हैं, कोल्ड वॉर से लेके अब तक लगातार। तो UNSC पहले ही अपने जो ओरिजिनल मैंडेट है उसमें फेल हो गया, तो आप यहाँ क्यों करवाना चाह रहे हो? देन इसके बाद इंडिया कहता है कि जो ये प्रॉब्लम है उसका एक जो नेचर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, डेमोग्राफिक सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। और जो UNSC है, UNSC मेनली एक पॉलिटिकल मैंडेट है, तो उसका जो आउटलुक आएगा एक नैरो टाइप का व्यू आएगा।
इसके अलावा इंडिया ये कहता है कि यूएनएससी का जो पास्ट रिकॉर्ड है कोई बहुत अच्छा नहीं है, दूध के धुले नहीं है। इन्होंने जो यूएनएससी की पाँच मेजर कंट्रीज़ हैं, P5 कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई थिंक ये तो पता ही होना चाहिए ना। तो इन P5 कंट्रीज़ के पास है वीटो पावर। तो इन्होंने एक हिस्टोरिकल बायसनेस शो की है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के प्रति। खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं यूएसए के, तो उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दी। ठीक है, जैसे आपको सीरिया का जो वॉर है, इनफैक्ट जो सद्दाम हुसैन वाला जो केस है उसमें देखना यूएनएससी के थ्रू यूएसए ने अपनी दादागिरी चलाई थी। तो इससे होता क्या है कि कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन होती है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडरमाइन होता है। ये क्या होता है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है उसके लिए मैं फ्री हूँ, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये जो टर्म है, कीवर्ड है, ये न्यूज़ में आता है। आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आपकी मर्जी, जैसे जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनकी मर्जी कि वो अपने आप को मेल डिटरमाइन करें या फीमेल डिटरमाइन करें या ट्रांसजेंडर डिटरमाइन करें, जो 3 ऑप्शंस हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इसके अलावा दूसरा जो इसका एक केस आया था, राइट टू फूड आया था। ठीक है, राइट टू फूड मतलब बिहार में किसी ने ये कहा था कि भाई साहब मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मुझे मेरी मर्जी में दारू पीऊँ दिन रात, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो ये सब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। तो हालांकि ये फूड वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि ये आपकी हेल्थ और जो मोरालिटी है उनसे रिलेटेड होना चाहिए। तो अब हम इन सब का इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन जब भी आप ऐसे लिख रहे हो या कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपको एक इवैल्यूएशन का एंगल ज़रूर देना होता है कि भाई आपने सारी बात कर दी, अब इस पूरे का इवैल्यूएट कैसे करोगे। आप एक चीज़ ये समझ रहे होगे कि जो ग्लोबल कंसेंसस है वो इस चीज़ के ऊपर इमर्ज हो रही, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सिस्टम, सारी चीज़ों को ही एक मतलब अच्छे वे में, सिग्निफिकेंट वे में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। हर नेशन स्टेट से रिलेटेड जो भी इस टाइप के इश्यूज़ हैं उन सब पे क्लाइमेट चेंज अच्छे से काम करने वाला है। ये तो पक्की बात है, इस पर तो दुनिया सहमत है, ऑब्वियसली इस पर कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज उस वे को ट्रांसफॉर्म कर रही है जिससे हम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक, कि अभी तक हमने सारे इश्यूज़ देखे, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज उसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं और इसके साथ कुछ एथिकल इश्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो ये पेपर GS4 में भी ये लेक्चर होगा और ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है। जैसे हमने CBDR का वायलेशन कर दिया। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, टेम्परेचर राइज इस वजह से हो रहा है क्योंकि किसी ज़माने में UK, USA या यूरोपियन कंट्रीज या रशिया, इन्होंने एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था। तो वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर गए, लेकिन उसकी वजह से जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं वो क्यों सबमर्ज हो जाएँ। तो इस तरह के आप कुछ इवैल्यूएशन के पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड की हम बात करें। क्लाइमेट चेंज एक ट्रांस बाउंड्री इशू है, एक कंट्री की जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड जाता है। क्लाइमेट चेंज को दिखाई नहीं देता है कि पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए अगर ये वर्ल्ड है तो ये वर्ल्ड है, यहाँ पर इसको दिखेगा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री क्या है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज से क्लाइमेट चेंज अफेक्ट नहीं होता है, ये ग्लोबल कॉमन्स को भी थ्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो आप प्लानिंग करो, प्लानिंग शुड बी देयर एट ग्लोबल लेवल, कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर एट ग्लोबल लेवल, बट लॉज शुड बी देयर एट नेशनल लेवल। जो लॉ है किसी कंट्री को अपने लिए टेलर मेड लॉज बनानी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पर होनी चाहिए। तो इस तरह से कंक्लूजन किया जाता है। बिकॉज UN के जो हैं बान की मून, इन्होंने एक बार ये कहा था देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लेनेट बी। ये चीज़ आप अपनी UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए याद रखना। कोई कितना भी आपको गालियाँ दे, कुछ करे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके लिए क्या कोई प्लान बी है, नहीं हो सकता क्योंकि कोई प्लेनेट बी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप इस तरह की अप्रोचेस ले सकते हो तो GS में ऑब्वियसली आप 120 प्लस किसी एक पेपर में स्कोर कर सकते हो, 450 आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। एसए के लिए जो टारगेट है, मेरे खुद के स्कोर से 138, 149, 150। 138 था 2016 में, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, वो वाले टॉपिक पर एसए लिखा था जिसके ऊपर बाद में ट्रांसलेशन से रिलेटेड इशू हो गया था। तो आई कंसिडर दिस डिसेंट मार्क्स। और ये मार्क्स अगर आप कंसिस्टेंट ले जाते हो तो एक बड़ी चीज़ है। टॉप करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप किसी टॉपर को अगर चैलेंज कर पाओ कि आप अपने मार्क्स रिपीट कर दो और वो बंदा आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके और मार्क्स रिपीट कर दे, इट मीन्स ही और शी इज़ अ जेन्युइन टॉपर। ठीक है, तो आप उसकी स्ट्रेटजी पर बिलीव कर सकते हो। तो एसए पर आप मेरी स्ट्रेटजी आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो। कुछ जो वीडियोस होंगे एसए में, कुछ अलग से लेक्चर्स ऐसे होते नहीं हैं, टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एसए में कुछ हम ऐसे टॉपिक जरूर देखेंगे कि हाउ टू राइट एसए, पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैराग्राफ कैसे लिखना है।
ठीक है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से रिलेट कैसे करना है, क्या आपको हेडिंग सब हेडिंग ये सब यूज़ करनी है, नहीं करनी है तो कैसे करनी है, क्या करना है, ऐसे में ऐसी कई चीज़ें होती है, कोटेशन कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, भर देनी है, क्या करना है, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन स्टडिंग और प्लीज़ प्रिपेयर फॉर October 4th, एग्ज़ाम हो चाहे ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।